आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की वज़ीर आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से करेंगे मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन को मजबूत बनाने के मौक़े पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मुल्क में तैयार तेजस मार्क A1 आज नासिक से उड़ान भरने के लिए तैयार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इसका करेंगे इफ्तिताह। तेजस हल्के जंगी तैयारे का जदीद वर्जन है। बिहार में पहले मरहले के लिए आखिरी नामजदगी आज। महागठबंधन में सीटों की तकसीम पर तजब्जब बरकरार। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। अमित शाह बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की करेंगे क़ियादत। गुजरात में आज वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की काबीना में होगी तौसीक़। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है वज़ारती जिम्मेदारी। हुकूमत के तमाम वज़रा ने दिया था कल इस्तीफ़ा। अयोध्या में आज से दीप उत्सव का आगाज़। 30 लाख से ज़्यादा दिए रोशन करके नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां जारी। श्री राम की नगरी लेज़र शो और आतिशबाजी से की जाएगी रोशन। खबर अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की वज़ीर आज़म अमरसूरिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आताई से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर ख़ारजा दोनों ही जुमेरात से भारत के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इन मुलाकातों के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के मौक़े पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। श्रीलंका के वज़ीर आज़म 18 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अताई अपना दो रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज शाम अपने मुल्क वापस पहुँचेंगे। मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने कल मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अताई से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान खाद दवासाजी केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों फरीक़ों ने मुश्तरका तरक्की इख्तरात और ख़ुद इन्हिसारी के लिए जनूबी ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय फ़िज़ाइया को आज तेजस MK-A1 तैयारा मिलेगा, जिससे इसकी फ़िज़ाई सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। देसी MK-1A तैयारा आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहूलत में फ़िज़ाइया के हवाले किया जाएगा। ये मुल्क की हवाबाजी और दिफाई खुद इन्हिसारी की तरफ एक तारीख़ी कदम है। तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो जदीद एवियनिक्स, जदीद रडार सिस्टम्स और जदीद तरीन फायर पावर से लैस है। ये 2200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें हवा में ईंधन भरने की सलाहियत भी मौजूद है। इस मौके पर वज़ीर दिफा LCA तेजस MK-1A की तीसरी लाइन और HTT 40 की दूसरी लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे। और बिहार असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहल के पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज ख़त्म होगा। 243 नशिस्तों में से 121 हलकों में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। इंतखाबात के पहले मरहले में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर अजला शामिल हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी और वापसी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी और गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। 6 नवंबर को होने वाली 121 हलकों के लिए तमाम जमातों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन कबल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। अमित शाह जो जुमेरात को इंतखाबी रियासत बिहार के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, वो BJP तंजीम से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इत्तेहादियों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और कई अवामी रैलियों से खिताब करेंगे।
असम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि रियासत की खुसूसी तहकीकाती टीम 20 अक्टूबर को जुबिन गर्ग केस की तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर जाएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि ADGP मुन्ना गुप्ता की क़यादत में टीम 21 अक्टूबर को सिंगापुर के पुलिस अहकाम से मुलाकात करेगी। इसे जुबिन गर्ग के लिए इंसाफ की जानिब एक और अहम कदम करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का इज्तिमाई अज़्म मजबूत है और इंसाफ फराहम किया जाएगा। We have constituted a very powerful committee who will approve the drawing and designs for the Samadhi of Zubin Garg. Second, we have decided to constitute and we have given an understanding by the SIT that they will be able to file the search sheet on time. Finally, we are also thankful to the Singapore government for allowing Assam police team to visit Singapore on 21st. Because of the interference at the level of External Affairs Minister Dr. Joy Shankar, today सिंगापुर ने कहा है कि बक्सर ज़िले में पैदा हुई कशीदा सूरत हाल अब काबू में है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस, नीम फौजी दस्तों और रैपिड एक्शन फोर्स की इजाफी नफरी फ़िलहाल बक्सर डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर तैनात है। इंतज़ामिया ने किसी भी किस्म के तशद्दुद या बदअमनी के आदे को रोकने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी है। आज यहाँ पे परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है बांसका ज़िले में, और कल जो घटना हुई उसके बाद हमने जो भी कार्रवाई करनी थी, सुरक्षा के इंतजाम जो करने थे, एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पे बुलाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी असम पुलिस का डिप्लॉयमेंट करके, और लोगों से हमने बातचीत की। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अपनी बात हमने बताई कि कानून के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग आस्था रखें, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए, जुबिन गर्ग जी को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जो भी उसके लिए आवश्यक कदम है सारे उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हुकूमत की जानिब से अद्वियात और तिब्बी आलात पर GST में कमी से मरीज़ और उनके अहल खानों को खासी राहत मिली है। इस तारीखी कदम की आसाम के गुवाहाटी में सताइश हो रही है। मकामी लोगों ने इसे एक मुस्बत फैसला करार दिया जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम लोगों को पहुँचेगा। उन्होंने वजाहत की है कि जान बचाने वाली अद्वियात और कैंसर जैसी संगीन बीमारी के लिए दवाओं पर GST के मुकम्मल खात्मे से मरीज़ों को माली बोझ से निजात मिली है। इससे न सिर्फ इलाज सस्ता हो गया बल्कि ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए दवाएं भी ज़्यादा काबिल रिसाई हो गई हैं। GST का रेट कम हुआ है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं एक डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मुझे लगभग हर महीने में 2,500 से 3,000 रुपये का दवाई हमेशा लगता है, लेकिन ये जो रेट कम हुआ है तो हम लोग के लिए आसान हुआ है। जो टैक्स था 12%, ये तो 5% हो गया। जो 18% था वो भी 5% हो गया। जो 5% था कैंसर का, मारोन ब्याधि का दवाई, ये तो 0% टैक्स हो गया। जो पुराना MRP का है उससे 12% का जो टैक्स था ये हम 6.25% लेस करके दे रहा हूँ। 18% का जो GST था ये 11.2% घटा के हम दे रहा हूँ। GST घटने के बाद हमारा यह जो 23rd को इम्प्लीमेंट हुआ है, उसी दिन से ही हम लोग यह घटाकर 12% जो टैक्स था हमारा वो अभी 5% आ गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6.25 इंस्टेंटली सबको दे रहे हैं। और इसके साथ जो कैंसर का मेडिसिन जो है उसमें तो टैक्स भी नहीं है, और बेबी फूड है और की जो स्टेशनरी आइटम जो है उसको भी टैक्स रिड्यूस कर दिया है और पब्लिक बहुत खुश है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST के मुकम्मल खात्मे से इंश्योरेंस सारिफीन को अहम फ़वाइद हासिल हुए। इस फैसले के लिए लोग मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में GST में तमाम तरह की छूटें दी है, इसका बाजार पर असर नज़र आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफ़ी खुश हूँ। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल जो मेरा प्रीमियम बना था वो लगभग 23,000 रुपये का बना था, वो इस साल कम होकर 19,000 का है। तो ये 4,000 का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मुझे मिला है वो GST कम करने की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य वस्तुओं और मदों पर जो GST कम हुआ है उसका पूरी तरह क्रियान्वयन सरकार लागू करे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने सरकर्दा लीडरों समेत 40 स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी की है जो रियासत भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह इस फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसमें नुमाया स्टार मुहिम चलाने वालों में शमूलियत कर रहे हैं। बीजेपी की फहरिस्त में बिहार के कई सीनियर और मकामी रहनुमा भी शामिल हैं, जिनमें नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, अश्विनी चौबे, सत्येंद्र दुबे, बाबूलाल मरांडी, गोपाल मरांडी और गोपाल जी ठाकुर शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने मकबूल भोजपुरी फिल्मी शख्सियात मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरवा को भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये सभी लीडर आने वाले हफ्तों में बिहार के मुख्तलिफ अजला में अवामी जलसे, रोड शो और राब्ता प्रोग्राम करेंगे ताकि इंतखाबी माहौल को तेज़ किया जा सके। शायद ये पहला मौका है कि इत्तेहादी जमातें किसी इलेक्शन में जमा हों, लेकिन कौन कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में बिल्कुल ऐसा ही है। आज पहले मरहले के लिए नामजदगियों का आखिरी दिन है और कांग्रेस, आरजेडी और इसकी इत्तेहादी जमातों जैसे विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएमएल, सीपीएम और सीपीआई के साथ सीटों की तकसीम को लेकर मुतनाज़ा सूरत हाल है। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी मुबैना तौर पर कल देर शाम तक कांग्रेस से नाराज़ थे, लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें आखिरी लम्हात में राज़ी कर लिया और मामला हल हो गया। साहनी बिहार में निषाद बरादरी के रहनुमा हैं, जो रियासत की आबादी का तकरीबन 2.5% है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जुमेरात को जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक पार्टी ने 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में सबसे नुमाया नाम रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर राजेश राम का है, जिन्हें कटुम्बा असेंबली सीट से मैदान में उतारा गया है। इस दौरान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के मुताबिक इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले मरहले में और 24 दूसरे मरहले में इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि बाकी नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। बिहार में 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, जिसके नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। गुजरात में आज नई काबीना में तोसी होगी। गवर्नर आचार्य देवव्रत आज नए वज़रा को हलफ दिलाएंगे। कल वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के अलावा तमाम 16 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बीजेपी के मिशन 2027 के पेश नज़र ये तब्दीली काफ़ी अहम समझी जा रही है। पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नई हिकमत अमली की तैयारी कर रही है। वज़रा की कौंसिल में तब्दीली से पहले पार्टी ने जगदीश विश्वकर्मा को नया रियासती सदर बनाया है। विश्वकर्मा, जो गुजरात हुकूमत में रियासती वजीर थे, को CR पाटिल की जगह कमान सौंपी गई है। ये समझा जाता है कि तब्दीली के जरिए बीजेपी रियासत में नई ताकत डालना चाहती है। पार्टी नौजवानों को बड़ी जिम्मेदारियां देने का इशारा भी देना चाहती है। भगवान श्री राम की जाए पैदाइश, अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है। इसी के तहत अयोध्या में आज से 3 रोज़ा दीप उत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें 30 लाख से ज़ायद दिए जलाकर नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा शहर को लेज़र शो, रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी से रोशन किया जाएगा। इसके अलावा रोशनियों के त्यौहार के आगाज़ के साथ ही अयोध्या के कुम्हार ख़ानदानों के घरों में भी खुशी का माहौल है। इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। मुल्क भर में दिवाली को लेकर लोगों में बहुत जोश व खरोश है। दिवाली पर लोग घरों की सजावट के लिए देसी मसनूआत खरीद रहे हैं। देसी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल पहल के मुताबिक सेवा भारती समिति राजस्थान ने दिवाली की सजावट के लिए खुसूसी तौर पर LED लैंप तैयार किए हैं। झरना लाइट्स तैयार की जा रही हैं। ये LED लाइट्स मुकम्मल तौर पर देसी हैं। इनसे न सिर्फ देसी मसनूआत को फ़रोग़ मिल रहा है, बल्कि ख़वातीन को खुद इन्हिसारी के लिए भी तक़वियत मिल रही है। देखिए जयपुर से ये ख़ास रिपोर्ट। गुलाबी शहर जयपुर, ये दिवाली ख़ास लग रही है। सबसे ख़ास बात यह है कि लोग आराइशी अशिया ख़रीदते वक्त देसी मसनूआत को तरजीह दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर अब दिवाली की रोशनियों में भी नजर आने लगा है। राजस्थान में सेवा भारती कमेटी की पहल की बदौलत जयपुर में देसी LED फानूस खुसूसी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। ये तरबियती प्रोग्राम जयपुर समेत रियासत भर के तकरीबन 10 अजला में जारी है, जहां खवातीन को तरबियत दी जा रही है। कौशल विकास केंद्र में स्वदेशी झालरें बनाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो चाइना की झालरें आती हैं उसके बदले हम ये स्वदेशी झालरें बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में ये जाए। यहाँ पे स्वदेशी झालरें बनाई जाती है जो बहुत ही उपयोगी है। हम बाहर से चाइनीज़ झालरों का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, वो थोड़े ही टाइम में ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ स्वदेशी झालर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, खुद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम जॉइन करते हैं। ये लाइट्स मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में बनी हैं। दरामद शुदा खाम तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस काम में ख़वातीन की शमूलियत काबिल ज़िक्र है। जहां देसी सजावट देसी मसनूआत को फ़रोग़ दे रही है, तो वहीं देसी सामान के इस्तेमाल को भी ये तरजीह देती है। इस काम में मसरूफ़ ख़वातीन भी खुद कफ़ील हो रही हैं। जो प्रकल्प चलते हैं जिसमें सिलाई विभाग है, LED विभाग है, अन्य GDA का है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का है, ये सब सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। LED का विशेषकर यहाँ की जो बहनें हैं, अपने कच्ची बस्ती में से जो बहनें आती हैं उनको हम ये कार्य सिखाते हैं और सिखाने के पश्चात इनको कार्य भी देते हैं। कार्य की जो भी पैसा इसका मानदेय होता है वो मानदेय भी हम इनका भुगतान करते हैं और ये करीबन 5-6 साल से बराबर हमारा ये कार्य चल रहा है। यहाँ जो बस्ती की महिलाएं जो वास्तव में जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, उन महिलाओं को हम LED बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। 15 से 20 दिन में वो सीख करके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में हम उनको कच्चा सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वो यही कार्य अपने घर पर भी करती हैं और इससे उनको स्वरोजगार भी मिलता है और वो महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेती हैं। इनसे उनके परिवार को काफ़ी संबल मिलता है। यहाँ पर जो बनी हुई लड़ियाँ हैं उनका उपयोग करें। दीपावली के अवसर पर अधिकाधिक अपने घरों पर लगाएं, तो आपके घर के साथ साथ जो अन्य गरीब परिवार हैं उनके घर भी रोशन हो सकेंगे। LED लाइट है ये, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे छोटी अपनी दिवाली की जैसे चाइना वाली में तो क्या होता है, बल्ब होता है। ये एमिटिंग डायोड है, LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये इस तरह से है कि ख़राब नहीं होती है। करीबन इसकी 10 से 12 हज़ार घंटे की लाइफ होती है अगर लगातार भी चलाएं तो इसके मतलब सारा यहीं सिखाया जाता है। सेवा भारती समिति का ये इक़दाम न सिर्फ दिवाली को रोशन कर रहा है, बल्कि मुल्क के कोने कोने में खुद इन्हिसारी के हिंदुस्तान के जज्बे को भी उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आलमी खबरों में फिलिपाइन एक बार फिर से ज़बरदस्त ज़लज़ले से लरज़ उठा है। फिलिपाइन के शहर मिंडानाओ में आज सुबह एक ज़ोरदार ज़लज़ला आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक मिंडानाओ में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 थी। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन से 90 किलोमीटर नीचे था। और अब बात करते हैं यमुना की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में दरियाए जमुना की सफाई और झाग को कंट्रोल करने के लिए की जा रही तैयारियों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने दरियाए जमुना के पानी के म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इस बात का यादा किया कि इस बार छठ के त्यौहार के दौरान जमुना में झाग नहीं पड़ेंगे और अक़ीदतमंद इस त्यौहार को दरियाए जमुना में पूरी अक़ीदत के साथ मनाएंगे। जमुना की मौजूदा हालत क्या है, दिल्ली में हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशानी ने इसका जायज़ा लिया। छठ पूजा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यमुना नदी में जाकर जायजा ले रही हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, हम भी यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में सफाई का काम कर रही हैं। हालांकि गाद है वो पहले निकाली जा चुकी है। लगातार जो जलकुंभी भी हैं उनको भी पूरी तरह से साफ किया जा रहा है ताकि जो व्रतधारी हैं छठ के अंदर पूजा करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर भी जायजा लिया और उन्होंने बताते हुए ये खुशी जाहिर की कि यमुना जी जो बह रही हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बड़ी है। इसका मतलब ये है कि नदी के अंदर जल जीव जंतु
जिंदा रह सकते हैं। आज अमोनिया की मात्रा भी काफ़ी कम है। आज पानी में फास्फेट की मात्रा भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सफ़ेद झाग नहीं बन रहे हैं। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। हजारों टन जलकुंभी जो यमुना जी पे होती है उसको हमने हटाने के लिए काम किया और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। दिल्ली सरकार के काम का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। रोजाना यमुना नदी की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बार कह सकते हैं कि छठ पर्व के अंदर व्रतधारी भगवान सूर्य को यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अच्छे से अर्घ्य दे पाएंगे। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो इनकलाब से है। ये है जूता फेंकने वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार। तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी। दिवाली के बाद होगी समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने का मामला। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है उस पर नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी पर हम नज़र डाल रहे हैं, ये सहाफ़त से। रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करने पर ट्रंप का दावा खारिज। अमरीकी सदर ने कहा था मोदी ने यकीन दहानी कराई। वजारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों के दरमियान कोई बातचीत इस सिलसिले में नहीं हुई है। और आगे बढ़ेंगे। भगौड़ों के लिए हर रियासत में खुसूसी जेलें कायम की जानी चाहिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। अगली सुर्खी, बिहार असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का पर्दा नशीन ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम का हुक्म। और इसके साथ ही जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है हिंदुस्तान को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ के तौर पर देखा जाए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। दुनिया हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ के तौर पर जान रही है और पहचान रही है। और गुजरात के तमाम 16 वज़रा कल मुस्तफ़ी हो गए। नई काबीना की हलफबरदारी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगी। ये थे आज के उर्दू अखबारात। और अब नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी टेलीफोन पर बातचीत बहुत नतीजाखेज़ रही है। सदर पुतिन ने मशरक़ वस्ता में क़याम अमन की तारीख़ी कामयाबी पर ट्रंप और अमरीका को मुबारकबाद दी। ये कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए होने वाले मज़ाकरात में भी मुआविन साबित होगी। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और रूस के दरमियान तिजारत पर भी बातचीत की। यूक्रेन की जंग के बाद इसे शुरू किया जाएगा। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत के सरफहरिस्त बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ऑर्डिनेंस में खेले जा रहे डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ज़ेस के बैंक एरिना में खेले गए मैच में आलमी नंबर 21 लक्ष्य सेन ने दूसरे नंबर के मर्दों के सिंगल्स खिलाड़ी एंडरसन एंटोनिसन को 53 मिनट में 21-13, 21-14 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पोशवान को 21-19, 21-7 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तानी जोड़ी ने ली जे हुई और यांग पोशवान के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को 5-0 से बेहतर किया। सलामी बल्लेबाज आईसीसी ने भारतीय टी20 अभिषेक शर्मा और भारतीय खवातीन टीम की ओपनर स्मृति मंडाना को सितंबर के महीने के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एशिया कप 2025 में टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया था। अभिषेक ने 7 मैचों में 44.85 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वही थे।
और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।